गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखिए, आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट की थी बीएससी की फिजिक्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। ये किसकी क्लास है? बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है। हम लगभग 18-19 क्लास कर चुके हैं। आपको देखना है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके देखिए तसल्ली से। ठीक, हमारी बुक का नाम था रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। हम कल क्या पढ़ चुके थे? देखिए, स्पेस चल रहा था हमारा। स्पेस क्या होता है ये सब मैं आपको इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है उसमें देख लीजिए। स्पेस में भी हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मोमेंटम स्पेस पढ़ा था। मोमेंटम स्पेस पढ़ने से पहले हमने पोजीशन स्पेस पढ़ा था। पोजीशन क्या है? जब हम किसी स्पेस में किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते थे, कितनी एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड के। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते थे? केवल 3। ये मैं बता चुका था। जब हम मोमेंटम स्पेस की बात करते थे तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? इसमें भी 3 होते हैं। इसमें जब हम किसी पार्टिकल का, सिस्टम का क्या बताते हैं? मोमेंटम बताते हैं। जब हम दोनों को एक साथ बताएं, यानी कि पोजीशन भी और मोमेंटम भी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 6। एक्स वाई जेड दिख रहा है, और पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इन्हें कंबाइंड करके जब बताते थे, जब बन जाता था हमारा फेज स्पेस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सब मैं आपको बता चुका। एक बार मैंने फिर भी रिकॉल कराया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, डस्टर में साफ कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं। आज भी स्पेस से ही रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, आपको मजा आने वाला है, बेफिक्र रहिए। ठीक, अब जो है हमारा म्यू स्पेस है, म्यू स्पेस, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो आपको पता है। म्यू स्पेस, देखो सिंपल सी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर हम किसी की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यही होता है। स्क्वायर छोटा लगे, यही होता है। आप सबको भली बात ही पता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसमें क्या किया, m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड की, तो मेरा क्या बन जाता है? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। इधर क्या? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, समझ जाना। ठीक, ऊपर क्या बन गया? m स्क्वायर वी स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? E इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर अपॉन m। हो गया आपका। एम वी क्या होता है आपका? p, मोमेंटम पता है, संवेग p बराबर एम वी। तो E इक्वल टू क्या आ गया? हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। है, दिख रहा है? दिख रहा है, भली बात ही। अब देखिए, पी स्क्वायर किसके बराबर? 2me के। अब मुझे एक चीज बताइए, जहाँ मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी? सिंपल सी चीज है। देखो, हमने एक चीज बताई थी, जब हम खाली निखालिस, यानी कि प्योर, बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ निखालिस, हम क्या बताते हैं? पोजीशन। तो उसे बोलते हैं पोजीशन स्पेस। इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स थे, एक्स वाई जेड। जब हम केवल और केवल मोमेंटम बता रहे थे तो उसे बोलते थे मोमेंटम स्पेस। इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जब हम क्या बता रहे थे? जब हम आपको बता रहे थे दोनों को कंबाइंड करके, किसे? एनर्जी को, सॉरी एनर्जी नहीं, एनर्जी तो आपकी म्यू स्पेस में आती है, पोजीशन को और मोमेंटम को। तो उसे क्या नाम दे दिया था? फेज स्पेस। अब हमने निकाला कि जहाँ मोमेंटम आता है, एनर्जी भी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अगर मोमेंटम स्पेस का यूज हम एनर्जी बताने के लिए कर रहे हैं, क्या बताने के लिए कर रहे हैं? एनर्जी बताने के लिए कर रहे हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है? आपका म्यू स्पेस। कोई घबराने वाली चीज नहीं है। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए म्यू स्पेस। मैं बोल दे रहा हूँ, फटाफट लिखिए। if the momentum space momentum momentum space also gives the energy of the state, then such a six-dimensional space is known as
इज नोन एज म्यू स्पेस, इज नोन एज म्यू स्पेस। देखो इसमें भी आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डाउट होने की ज़रूरत नहीं है? इसमें भी 6 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, भाई 6 ही होते हैं, ठीक। अब दूसरा इसका एक अनदर नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर स्पेस, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर स्पेस। इसमें जो काम की बात है वो नोट करिए, वो लिखने वाली म्यू स्पेस की डेफिनेशन लगभग कंप्लीट हो गई है। अब लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। द म्यू स्पेस कैन बी डिवाइडेड into two-dimensional energy sheets, into two-dimensional energy sheets, full stop, having position coordinates along x-axis and momentum coordinates along px axis। देखो कैसे भाई, इसमें काम की चीज याद रखने वाली है। अभी तो डेस्क्रिप्टिव वालों की बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्टिव वाले के लिए बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। एक आप देखो, ये मेरे पास कोई ये x है, ये y के अलोंग मैंने px मान लिया मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ हमने कोई एरिया था, ये रहा पार्टिकल प्रेजेंट, इन्हें छोटी छोटी हमने पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। आपको पता है इन्हें क्या बोलते थे हम? शुरुआत वाले दिन कल बताया था, इन्हें बोला जाता था फेज सेल। याद है? अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल। छोटी छोटी हमने फेज सेल में इसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, छोटी छोटी फेज सेल में मान लो एक फेज सेल ये है, ये रही, ठीक। ये एक मान ली मैंने, इसकी लेंथ कितनी मान ली dx, और इसका ये कितना मान लिया dpx। ये एक ये वाली है और कोई सी नहीं मानी मैंने, ठीक। कोई सी भी मान लो, जो उनसी आपकी मन करे। फिगर बनाओ फटाफट, फिर मैं आगे बोलता हूँ। मैं इस तरीके से ऐसे पढ़ाता हूँ जाकि आपको लाइव क्लास का मजा मिले कि ये लाइव क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, यो हमने क्या किया, हमने x एंड px को ऑर्बिट्रेरी स्मॉल डिस्क्रीट इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेज सेल। ठीक, फिगर बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके बना लो, लिखना स्टार्ट करो। लेट अस डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएबल्स x and px into arbitrary arbitrary। ऑर्बिट्रेरी होता है खुद माने हुए, स्वतः माने हुए। इनका साइज हमने खुद माना है, किसी बुक के अकॉर्डिंग हमने इनका साइज एज्यूम नहीं किया। ऑर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल्स, छोटे छोटे इंटरवल्स में, ये रे ऑर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल्स, फुल स्टॉप, नोन एज, फुल स्टॉप नहीं कोमा लगाओ, नोन एज फेज सेल्स, नोन एज फेज सेल्स। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि हम ये जो बना रहे हैं ये खाने, छोटे छोटे फेज सेल बताओ, छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल कितने छोटे ले सकते हैं? क्या हम बिल्कुल डॉटेड साइज के ले सकते हैं? इन्हें नहीं ले सकते, अभी चर्चा करते हैं। लिखिए इसमें ही नेक्स्ट लाइन से बिना हेडिंग के, हेडिंग नहीं लिखनी,
ब्लू पेन से लिखना है, ठीक। द मिनिमम साइज ऑफ दीज फेज सेल्स, द मिनिमम साइज ऑफ दीज फेज सेल्स, PHASECELLS, फेज सेल्स, depends upon the following factors, depends upon the following factors, DEPNDS upon the following, FOLLOWING, following factors। पहला फैक्टर, दो हिस्सों में बांट दिया हमने, मिनिमम साइज इन स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल, ठीक, लिख लीजिए, मिनिमम साइज इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल क्लासिक, ठीक, मिनिमम साइज इन क्लासिकल स्टैटिक्स। नेक्स्ट है क्वांटम स्टैटिक्स। फिजिक्स के दो पार्टीशन है बीएससी फाइनल ईयर में, स्टैटिक, क्लासिकल और क्वांटम, ठीक। अब हम इसके अंदर, आप ये हेडिंग डाल लीजिए, इसके अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक। बोल दे रहा हूं मैं आपके लिए, इन क्लासिकल स्टैटिक्स the phase space is divided into energy sheets of smaller and smaller, छोटी से छोटी, smaller and smaller energy, ENERGY, smaller and smaller energy range, full stop। The energy sheets, full stop, the energy sheets contains, CONTAINS, contains small cells of equal area, कितना एरिया भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, यो और यो, यानी कि जैसे इस सेल का एरिया निकालना तो कितना होगा, ऑफ इक्वल एरिया dx dpx, किसके बराबर मान लिया, h नोट के, dx dpx इक्वल्स टू h नोट। लिख लो, हियर h नोट हैज, here h naught has dimension of x and angular momentum, लिखो। ऑब्जेक्टिव वालों को इस लाइन पे ज्यादा ध्यान देना है, जो अब नेक्स्ट लाइन है, द phase cell may be of infinitely small size, स्मॉल मतलब बहुत छोटे से छोटा साइज, इससे छोटा साइज हो ही नहीं सकता, ठीक, इतना छोटा साइज ले लो, इनफाइनाइटली, और वो भी स्मॉल साइज, ठीक, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे, नोट करिए, मिनिमम साइज इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम साइज इन क्वांटम स्टैटिक्स, ठीक। इसमें आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग का, क्वांटम स्टैटिक्स में होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिखिए, इन क्वांटम मैकेनिक्स में सॉरी स्टैटिक्स लिख लो आप, इन क्वांटम स्टैटिक्स वी हैव स्टडीड अबाउट Heisenberg, HAISENBERG, Heisenberg
अनसर्टेनिटी, UNCERTAINITY, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ठीक, अकॉर्डिंग टू, फुल स्टॉप ला के, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कर दूं रफ। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या था आपको पता है? क्या पता है? ये था dx इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच, यही तो था। यहाँ डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? dx डी पी एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक, लिख लीजिए। वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम y एक्सिस की बात करें तो वो भी h ही होगा, z की बात करें इंटू डी जेड वो भी h होगा। प्लैंक ने तो कांस्टेंट ही बताया था। ठीक, 10 वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल, 10 वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल लिखो, 10 वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल लिख लीजिए, 10 वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल इज गिवन बाय, क्या मान लिया? फेज सेल का वॉल्यूम dV मान लो, या बुकों में d टो मानना हो, आप dV मान सकते हो, आपकी मर्जी है। x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग, यानी कि आपको पता है जब हम किसी का भी वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों की कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करते हैं LVH। जब हम फेज इमेज में पढ़ा तो हमने 6 के 6 की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हम कैसे करेंगे? dx dy dz इंटू dpx dpy dpz, यही तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। अब हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया एक्स एक्स वाले एक साथ, dx dpx dy dpy dz dpz। अब इसका कितना? h, इसका भी कितना? h, इसका भी कितना? h, तो वॉल्यूम ऑफ अ फेज सेल कितना आ गया? h3। देखो 90% बच्चे रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको पता चल गया कितना आ गया? h3। कैसे आया? क्योंकि हाइजेन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल x के इसमें h के इक्वल होता है। नहीं, या तो आप इंटर की बुक में या BSc सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हो। ठीक, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, गामा स्पेस पर। जल्दी लिखिए, गामा स्पेस, GAMMASPAC। आप तो पोज करके लिख सकते हो यार, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है गामा स्पेस, ना ज़्यादा पूछा जाता आपके एग्जाम में, बस बेसिक सा है। गामा स्पेस याद रख लीजिए। लिखिए, इफ a system contains n atoms, ठीक, so it's instantaneous, इसकी किसी भी क्षण its instantaneous state can be described by can be described by 3n position coordinates and 3n momentum coordinates। 3n ही पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 3n इसके मोमेंटम स्पेस हो गए। ठीक, और ए सेट ऑफ या तो ये क्या लो 3n पोजीशन के 3n इसके, या और ए सेट ऑफ 6n और ए सेट ऑफ 6n मेंबर्स
full stop, such a 6n dimensional space, such a 6n dimensional space is called gamma space. ठीक, चलें प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ONEDIMENSIONAL, वन डायमेंशनल, HARMONIC, हार्मोनिक, OHCILLAT। चलें आगे, ठीक, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? कोई भी वो जो दोलन करने वाला होता है, ऑसिलेट करने वाला होता है। तो वो ऑसिलेट किस तरीके से करता है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज गिवन बाय, देखो बोर्ड पे आ जाओ, टोटल एनर्जी क्या होगी ऑसिलेटर की? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होती है, इससे अलग तो कुछ होती नहीं। दिख रहा है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, अब कुछ बच्चे एकदम दौड़ेंगे, mgh। भाई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की हर बॉडी के लिए डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। कहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो इलास्टिक, कहीं कुछ। यहाँ अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, हाफ kx² होती है, याद है? नहीं याद? ठीक, आ जाओ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कुछ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। इसमें सेम m की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और m की डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। फिर से ऊपर p² बना रहा हूँ। p² क्यों बना रहा हूँ अभी पता चलेगा, टेंशन रखो। वाई फियर, आई एम हियर। m² v² अपॉन m प्लस हाफ kx²। ऊपर क्या बन गया आपका? p² अपॉन m प्लस हाफ kx²। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? इसे लिख रहा हूँ मैं p² अपॉन 2m। क्या कह रहे भैया, तो ऐसे लिखा हुआ। इसे लिख रहा हूँ 2/k। k कहाँ पहुँच जाएगा? अपॉन में। क्यों किया है अभी आपको सब रखो ठंडा, सब पता चलने वाला। इधर मैंने 1 बचा लिया, तो e कहाँ पहुँच गया? इधर अपॉन में 2m e प्लस x² अपॉन 2e अपॉन k आ गया। इधर क्या बच गया? 1। अब मैं इस हिस्से को इधर लिख रहा हूँ, इसे इधर लिख रहा हूँ, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, x² दिख रहा है, इधर कॉर्नर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, x² अपॉन 2e अपॉन k दिख रहा है, प्लस p² अपॉन 2me इज इक्वल्स टू 1। क्यों किया मैंने? देखो, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे घूमता है? इलिप्स की तरह से। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब आप लिख दीजिए, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है भाई लोगों? तो को मार्कर बदल लेता हूँ मैं। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सिमिलर टू इलिप्स। ठीक, ये किसके सिमिलर है? इलिप्स की इक्वेशन के सिमिलर है। हुज सेमी मेजर एक्सिस इज गिवन बाय, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी? वे जो नीचे अपोन में ए और बी होता है। ठीक, क्या होती है इसकी? ऑन कंपेयर विद, किससे कंपेयर करने पर निकलेगी? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो a² की जगह पे आपका कितना है? 2e अपॉन k, तो 2e अपॉन k
तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2e अपॉन के, एंड बी स्क्वायर की जगह पर कितना है आपका 2me, तो यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2me। बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया इज गिवन बाय, देखो सिंपल सी बात है यार, एरिया क्या पूछ रहा मैं, ये देखो, ये जब आपका दिख रहा हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे घूमेगा, ये रहा, ये सेमी इमेजिनरी एक्सिस है, ए कितना है आपका 2e अपॉन के का अंडर रूट, ये कितना है आपका अंडर रूट 2me। तो जब ये ऐसे घूमेगी तो ये अंदर की साइड कुछ ना कुछ एरिया भी कवर करेगी, तो एरिया कितना होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर 2 बार आर इंटू आर होता है, यहाँ एक आर की जगह पर ए है और एक आर की जगह पर बी है, तो आपका क्या आ जाएगा एरिया, पाई ए बी से देख कर कंफ्यूज नहीं होना, पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, आर की जगह पर यहाँ एक ए है, एक रेडियस यू है, एक रेडियस यू है, तो ए बी आ जाएगा। ठीक, ए की जगह पर क्या आ गया, पाई 2e अपॉन के का अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2me हो गया मेरा इतना। अब सिंपल सी देखो, 2 की मल्टीप्लाई होगी, ये तो अंडर रूट से बाहर, e की मल्टीप्लाई होगी, ये भी अंडर रूट से बाहर, तो 2 पाई e अंडर रूट से बाहर। अंडर रूट में क्या बचेगा आपका, ऊपर की साइड m, नीचे की साइड के, तो m अपॉन के। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, आपने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम नहीं पढ़ा, तो ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन एम। याद हो ना याद हो तो भाई साहब रिकॉल करो, पीछे की चीज़ें वीक हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, एम अपॉन के। तो यहाँ से एम अपॉन के किसके इक्वल, 1 अपॉन ओमेगा के। तो एरिया कितना आ गया, एरिया आपका कितना आ गया, 2 पाई ई अपॉन ओमेगा। ये एरिया आ गया किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। यही आपसे पूछता है डायरेक्टली। देखो ऑब्जेक्टिव वालों, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आता है दिखाऊंगा अभी, पहले आप इसे नोट कीजिए। मैं इतने ढूंढता हूँ ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आता है, नहीं तो आप खून पे जाओगे मेरा भैया, कैसे कैसे कैसे। ठीक है, भाई बाद में ढूंढूंगा, ठीक है बाद में ढूंढूंगा। वैसे क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं कई तरह के, लेकिन अलग टाइप से पूछे गए हैं, पहले वे आपको मैं करा दूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं देखो ये रहा, ये नहीं रे, के टी एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी, अच्छा दिख नहीं रहा। चलो आपको मैं जब इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जब करा दूंगा। अभी ना मैं थोड़ा सा ई के वैल्यू केसेस लेने हैं, जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा टेंशन ना लो, सब करा दूंगा। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी करते हैं हम कल। ऑल द बेस्ट, जय राम जी की।